देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब आपको 9 क्लास में भी पढ़ना था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा या फिर पढ़े ही होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पढ़े होंगे तो रिवीजन होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तभी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, क्लियर ना? तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया जाए, ठीक है? ताकि चैप्टर में जो सारे मैथ है ना वो सही से बन पाए, सोल्व हो पाए, सभी प्रश्नों को हल अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है? क्लियर? तो इसी तरीके से चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। देखिए, संख्या जो है ना, संख्या दो प्रकार के होते हैं। संख्या संख्या जो होता है दो प्रकार के, एक वास्तविक संख्या होता है और एक काल्पनिक संख्या होता है। जो काल्पनिक संख्या है ना, जो आपको 11th में आपको पढ़ना है, सॉरी 11th में आपको पढ़ना है, और जो वास्तविक संख्या है आपको 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है? तो इसके बारे में तो चर्चा हो गया कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या दो प्रकार के होंगे, वास्तविक संख्या है वो काल्पनिक संख्या। जो वास्तविक संख्या जो होता है वो अभी पढ़ना है, और काल्पनिक संख्या जो पढ़ना है वो 11th क्लास में पढ़ना है, क्लियर? काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आता है प्राकृतिक संख्या। पहला प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जो गिनती की संख्या ना उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। देखिए, गिनती ना कभी भी शून्य से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है ना? ये गलत है, शून्य से स्टार्ट नहीं होता है कभी भी। गिनती गिनती एक से स्टार्ट होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, डॉट 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 अनंत तक जा सकता है। इसी को बोलते हैं गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर जिसको कह सकते हैं। अब आता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में अब देखते हैं पूर्ण संख्या, संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, NUMVER, नंबर, क्लियर? होल नंबर दूसरा टॉपिक में आए, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इस देखिए, पूर्ण संख्या अगर गिनती की संख्या में ना शून्य को शामिल कर दिया जाए उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में अगर पूर्ण संख्या शामिल कर दिया जाए उसी को, अगर गिनती की संख्या में शून्य संख्या शामिल कर दिया, जैसे कि शून्य, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, यही है आपका। अनंत तक भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यही होता है आपका पूर्ण संख्या। अब आइए पूर्णांक संख्या में आते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब देखिए इंटीजर नंबर में आता है, इंटीजर नंबर क्या होता है? अब देखिए पूर्णांक संख्या हम समझते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या तो हम देख लिए। अब पूर्णांक संख्या देखिए क्या समझते हैं, क्या होता है पूर्णांक संख्या। देखिए एक बात इसमें गौर किए, पूर्ण संख्या में देखिए इस सब में, इसमें घनात्मक है, घनात्मक है इसमें। देखिए सब ऋणात्मक, ऋणात्मक घनात्मक दोनों रहेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, INTEGERS, इंटीजर्स नंबर, NUMVER, नंबर, क्लियर? इंटीजर्स नंबर। अब इसको देखिए, -3, -2, -1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये भी अनंत तक जा सकता है और इधर भी अनंत तक जा सकता है। कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है ना? इधर हम अनंत तक, इधर भी अनंत तक जा सकता है और इधर भी अनंत तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? हम तीन ही चार एग्जाम्पल लिए हैं ताकि वीडियो भी थोड़ा लंबा ना हो पाए, और आप एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा गर्व गर्व की बात है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब आता है मतलब टॉपिक नंबर 4 में देखिए सम संख्या क्या होता है। सम संख्या, इसको बोलते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर, इवेन नंबर। देखिए जो नंबर दो से विभाजित हो, जो संख्या दो से विभाजित हो उसी को सम संख्या कहा जाता है। जो संख्या दो से विभाजित हो, जैसे कि 2 से 4 विभाजित है, 2 विभाजित है, 6 विभाजित है, 8 विभाजित है, 4 विभाजित हो, और 10 विभाजित हो, 60 विभाजित है, 50 विभाजित है, 70 विभाजित है, ये सब संख्या ना दो से विभाजित हो, इसीलिए इसको सम संख्या कहा जाता है। और अब आइए विषम संख्या में, कि पांचवें टॉपिक में आइए, विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड, ऑड नंबर, ऑड नंबर। जैसे कि ऑड नंबर हो गया सबसे छोटी ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या एक होती है, और सबसे छोटी सम संख्या होती है दो होती है, ठीक है ना? इवन नंबर दो होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या ऑड नंबर एक होती है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 15 भी हो सकता है, हाँ 15, 17, 19,
और भी इत्यादि और भी हो सकते हैं अनंत तक, ये भी और भी हो सकते हैं अनंत तक, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी इतनी होंगे सम संख्या या इतनी होंगी विषम संख्या, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब कुछ और अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब आते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए ठीक है, अब चलिए भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जैसे कि 6 6 ले लेते हैं, इसका फैक्टर ये 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा। इसका फैक्टर कितना है? 1 2 3 4, इसका फैक्टर हो गया 4। 4 मतलब 4 गो इसका फैक्टर, ये 4 अंक से कटेगा, मतलब 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। क्लियर। अब आगे की ओर चलते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि 8, ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, और 4 से भी कटेगा, और 8 से कटेगा खुद से। ये हो गया भाज्य संख्या जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो, नहीं 2 या 2 से नहीं, 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर। अब आइए अभाज्य संख्या की ओर चलते हैं। अभाज्य, जिसको प्राइम नंबर भी कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जिसका फैक्टर इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। इसका फैक्टर 2 से अधिक होना चाहिए, इसका फैक्टर 2 होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि 7, इसका फैक्टर क्या है? 2 है। एक तो 1 से कटेगा और एक खुद से कटेगा, 7 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आइए 5 भी ले सकते हैं, ये 1 से कटेगा और 5 से खुद से कटेगा। 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल देखे देते हैं। 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं, 21 नहीं, 23 होगा, 27 होगा, और इत्यादि हो सकता है। क्लियर। अब इसका भी दे देते हैं थोड़ा सा एग्जांपल, ताकि आपको ठीक ठाक रहे। भाज्य संख्या का भी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, और इत्यादि और कुछ भी हो सकता है। क्लियर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब चलिए परिमेय संख्या की ओर बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या है? देखिए, परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P/Q और Q बराबर नॉट जीरो, यानी कि Q बराबर नॉट जीरो होना चाहिए। Q के बराबर कुछ संख्या होना चाहिए, नॉट जीरो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर Q बराबर कोई संख्या हो रहा है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। सॉरी, जैसे देखिए 2, इसके नीचे एक छुपा हुआ है। क्लियर। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो Q बराबर 1 है ना, Q बराबर 1 है, तो ये परिमेय संख्या। अगर Q बराबर 1 0 होता, जैसे कि यहाँ पर देखिए √5, एक Q बराबर यहाँ 1 नहीं हो सकता है, 0 होगा। अगर Q बराबर यहाँ 0 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, और √3 भी अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए 3, ये खाली 3 है तो ये परिमेय संख्या, इसके नीचे एक छुपा हुआ होता है। क्लियर। और 4 भी एक परिमेय संख्या है। 25/4 ये परिमेय संख्या है। 25/4 एक परिमेय संख्या है। 16/20 परिमेय संख्या है। 4/12 परिमेय संख्या है। ये काटेंगे चरतिया 12, 3 आ गया, तो 1/3 ये परिमेय संख्या है। क्लियर। अब आइए अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्लियर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जैसे कि इरेशनल नंबर किसको, जैसे कि यहाँ पे भी बताए थे कि जो संख्या रूट के अंदर हो, जैसे 5 हो गया, √5, 2 हो गया, √21 हो गया, √22 हो गया, इत्यादि और कुछ भी हो सकते हैं। जो संख्या P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। क्लियर। अब आगे की ओर चलते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, उसमें भी कुछ
कुछ पढ़ना होता है। जैसे कि देखिए यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि आप एक्सरसाइज 1.1 खोल कर देखिएगा तो पहला क्वेश्चन ही रहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालें। क्लियर, तो हम इसके बारे में बता देते हैं ताकि आपको चैप्टर में परेशानी ना हो। देखिए यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन विधि हो गया। होता है क्या, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है आपका ये पहला फॉर्मूला। इसको आप मतलब ध्यान में रखिएगा, रटिएगा नहीं, रटिएगा तो सारा चीज भुला जाएगा, सारा काम चौपट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे भाज्य को ए से सूचित किया जाता है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ये यूक्लिड जो आए थे ना वो ही बता कर गए थे कि भाज्य को ए से सूचित करेंगे और भाजक से को बी से और भागफल को क्यू से और प्लस शेषफल को आर से। क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए भी दिखा देते हैं। देखिए 2 और 7, क्लियर, 2 और 7, जैसे कि 3 से इसको भागा देंगे तो 6 और 1, इसको आर, ये हो गया आर आपका, शेषफल आपका आर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्यू है जिसको क्वाइटेंट कहते हैं और इसको रिमाइंडर कहते हैं, और ये आपका ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना, ये बी और ये ए और ये क्यू और ये आर। क्लियर, इसको भी देख लेते हैं हम, इतना तक समझ लिए तो इसको भी देख लेते हैं। इसको बैठा के मान बराबर लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक होता है या फिर कि नहीं, भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जोड़ शेषफल आता है या फिर नहीं आता है, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 7, बी के मान 2, क्यू के मान 3 और प्लस आर के मान 1, 7 बराबर 3 दूनी 6, 1 7 आ गया ना, गुना कीजिएगा तो इतना आ गया, आपका काम खत्म, साबित कर दिए फिर कि बराबर होता है, ठीक है ना। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या कहता है। ये आपका बुक है और क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है देख लेते हैं जरा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िएगा क्वेश्चन। देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए ये है पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, एक एक करके तीनों को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 135 और 225। देखिए बड़ा को ए मानते हैं, और छोटा को बी मानते हैं, ये माना है हमने, ठीक है ना। बड़ा को ए माना और छोटा को बी माना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, क्लियर, इधर सरल कर लेंगे, इधर चरण लिख लेंगे, केस लिख लेंगे, इसको इंग्लिश में चरण या केस कहते हैं, ठीक है ना, केस फर्स्ट या केस सेकंड। चलिए पहले देख लेते हैं कि केस क्या होता है। देखिए ऐसे करके, क्योंकि हमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से प्रयोग करके, ठीक है ना। 135 और 225, एक बार में लगाएंगे 135, घटाएंगे तो 90 आएगा, ठीक है, ये कट गया 90, यही हमारा चरण फर्स्ट या फिर केस फर्स्ट हुआ, ठीक है ना, यही हमारा चरण फर्स्ट या फिर केस फर्स्ट हुआ। देखिए यहां पर लिख देते हैं केस फर्स्ट, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है 225 प्लस बी क्यू। देखिए 135 इंटू 1 प्लस आर बराबर कितना है 90, हमें आर बराबर 0 लाना है, ठीक है ना। अगर आर बराबर 0 आ गया तो आंसर मतलब हमारा काम हो गया, आर बराबर 0 लाना है, ठीक है। अब 90 लिखते हैं, अब 135 से भाग देते हैं, कितने बार में लगाएंगे, फिर एक बार में लगाएंगे, एक बार में 90, 5 और 1 45, ठीक है, 45 आया। अब इसको, ये केस सेकेंड हुआ, हमारा चरण सेकेंड हुआ, अब केस सेकेंड, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के मान 135 बराबर बी के मान 90 और क्यू के मान 1 प्लस आर के मान 45। क्लियर, आर बराबर नॉट 0, ठीक है, आर बराबर 0 लाना है। अब हम फिर केस चरण थर्ड की ओर चलते हैं, 45 इंटू 90, तो 2 बार में 45 दूनी 90, ये आपका काम खत्म, कट गया। अब ये केस थर्ड में,
केस थर्ड में, ये पहला केस हुआ, ये दूसरा केस हुआ, ये तीसरा केस हुआ। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर कितना है 90 और बी बराबर कितना है 45 इंटू 2 इंटू आर बराबर कितना है 0। आर बराबर आ गया हमारा 0, तो कह सकते हैं HCF बराबर 45। आंसर हो गया, काम खत्म। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 196 और 38,200। फिर उसी की तरह करेंगे, पहला की ही तरह। बड़ा को ए मानते हैं 38,220 और छोटा को बी मानते हैं 196। 196 और 38,220। कितने बार में लगाएंगे? देखिए, एक बार में लगाएंगे तो 196। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, 6 8 और 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ये उतरेगा 2। अब 9 बार में लगाते हैं। 9 बार में लगाइएगा तो 1774 आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर घटाइएगा तो 98, ये सब कट जाएगा 98। फिर ये वाला 0 उतारिएगा 0, तो कितने बार में लगेगा? 5 बार में लगाइएगा तो ये पूरा कट जाएगा। ये आपका हो गया। ये देखिए, केस एक ही में हो गया, केस एक ही में। इसका आंसर क्या हुआ? और यहाँ पर पहले केस लिखते हैं, केस या फिर चरण लिख सकते हैं। चरण वही बात होता है, केस या चरण, वो फर्स्ट। क्लियर? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? ए के मान है 38,220। देखिए, ए के मान 38,220 और बी के मान 196 और क्यू के मान 195। यहाँ पर लिख देते हैं आर के मान, प्लस आर के मान कितना है 0। आर का मान तो है नहीं ना, तो आर बराबर 0। हमारा आंसर आ गया क्या 195। HCF 196, सॉरी 196 आंसर आ गया आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको देख लिए, इसको देख लिए, अब इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, 255 और 867। 255 और 867। देखिए, बड़ा को मानते हैं ए 867 और छोटा को मानते हैं बी। ठीक उसी वाला काम में करना है जो पहले का किए थे, ऐसे करेंगे। ठीक है, और फिर 255 और 867 3 बार में लगाइए। 3 बार में लगाइएगा तो आ जाएगा 765, गुना कीजिएगा तो घटाइएगा तो 102 आएगा। ठीक है, ये आपका चरण फर्स्ट हुआ, यानी कि केस फर्स्ट हुआ। यहाँ पर लिख दीजिए केस फर्स्ट, या आप चरण लिखिएगा तो चरण लिख लीजिए, आप केस फर्स्ट लिखिएगा तो केस फर्स्ट लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख दीजिएगा तो बोर्ड मेंबर जो रहेगा खुश होकर अच्छे से नंबर देगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको आता है ये एग्जाम कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF निकालने, तो HCF इसी विधि से निकालना। अगर आप कोनो विधि से निकाल दीजिएगा ना तो नंबर नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा। ठीक है ना, देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ई केस फर्स्ट हुआ है। ए का मान कितना है 867, बी के मान कितना है 255 और आर बराबर कितना है सॉरी बी के मान क्यू के मान 3 ना है, क्यू के मान 3 और अब आर के मान लिखिए 102। ठीक है, आर बराबर नॉट 0, हमें 0 लाना है। देखिए, 102 इंटू 255। अब 2 बार में लगाइएगा तो 204 आएगा। ठीक है, 204 ये कट गया। अब ये 51 घटाइएगा तो अब ये हमारा चरण सेकेंड हुआ। ठीक है, केस सेकेंड जिसको कह सकते हैं इंग्लिश में, केस सेकेंड। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 255 बराबर 102 इंटू 2 और प्लस 51, ये आर बराबर 51। ठीक है ना, अब देखिए, अब केस थर्ड में चलते हैं। 51 और कितना 102, 2 बार में लगाइएगा तो 151
कट गया। अभी केस थर्ड में ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? ए का मान 51, ए के मान 102, ए का मान 102 बराबर बी के मान 51, दो के मान क्यू के मान 2 और आर के मान 0। तो आर बराबर हमारा 0 आ चुका है, ये नहीं आया था, ये आ चुका है, आर बराबर 0। तो HCF बराबर हमारा 51 आंसर। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है। देखिए मानिएगा, देखिए माना कि क्वेश्चन नंबर 2 है ये, माना कि धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक बोला है ना, विषम पूर्णांक b बराबर 6। ठीक है, माने हम इस चीज को मान लिए कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक b बराबर 6। क्लियर। और क्यू क्या कर रहा है? क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है ना, क्यू कोई पूर्णांक है, तो क्यू बराबर पूर्णांक है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्यू को क्यू रहने देंगे। अब देखिए जब हम भाग देते हैं, ठीक है, जब हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है? जैसे देखिए 7 आपका भाजक है। ठीक है, भाजक है, 7 आपका भाजक, तो शेषफल इससे कम ही ना आएगा। जैसे शेषफल 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर 3 आ सकता है, या फिर 4 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, या फिर 0 आ सकता है। यही आ सकता है ना, सॉरी इसको यहाँ लिख देते हैं 0, ये इतनी आ सकता है ना इससे। तो हम शेषफल मान लेते हैं जब भाजक, देखिए विषम पूर्णांक ये भाजक b से, भाजक हम माने क्या? b। ठीक है ना, b माने, तो शेषफल हमारा क्या हो सकता है? इससे कम हो सकता है शेषफल। तो शेषफल देखिए लिखते हैं, शेषफल इससे तो कम ही ना होगा। 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। क्लियर, इससे ज़्यादा तो शेषफल नहीं आएगा ना, भाजक से हमेशा कम ही रहेगा शेषफल। ठीक है, ये इतना तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब आइए जहां, अब देखिए जहां r बराबर हम 0 रखते हैं, तो आपको पहले ही बताया था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये तो आपको पहले ही बता दिया था। जहां r बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो r, तो a के मान तो पता नहीं है, a के मान a बराबर तो कुछ नहीं लिखेंगे, b के मान कितना? 6q, 6, क्यू के क्यू लिखेंगे, क्योंकि तो क्यू ऐसे ही रहने देना है, r बराबर 0 लिख देते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई धनात्मक पूर्णांक हुआ नहीं। अब चलते हैं r बराबर 2 रखते हैं, जहां r बराबर 1 रखते हैं पहले, 1, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्लस है। ठीक है ना, ये प्लस है, a बराबर बी क्यू प्लस है, a बराबर b का मान कितना है? b का मान तो 6, क्यू के क्यू प्लस 1 के r बराबर 1 रखें। ठीक है, ये तो हमारा आ गया। ये विषम पूर्णांक है ना जी, ये विषम है ना, ये सम नहीं ना, ये सम है, ये विषम है। ठीक है, अब चलिए r बराबर हम 2 को रखते हैं, r बराबर 2 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, r बराबर 2 रखने पर a बराबर b के मान 6, q के बराबर q, r बराबर 2। ये तो सम पूर्णांक है, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है ना। अब r बराबर 3 रखते हैं, r बराबर 3 रखने पर r बराबर 3 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस r बराबर 3 है ना, सॉरी a बराबर b का मान कितना? 6q प्लस 3। ये तो विषम पूर्णांक आ गया ना, ये विषम है ना। अब r बराबर 4 रखते हैं, r बराबर 4 रखते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर b के मान 6q प्लस r के मान क्या है? r के मान 4। तो ये तो सम है आपका, है ना, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता है। अब आइए
आर बराबर 5 रखते हैं, आर बराबर 5, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी के मान कितना है, बी के मान 6Q, ये आर है सॉरी, प्लस आर बराबर 5। तो ये तो आपका सम है ना, तो अतः लिख सकते हैं ना, आप अतः करके लिखिएगा, अतः अतः अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप, 5 का के लिख देता हूँ, 5 के रूप का होगा। क्लियर, यही आपका पूछ रहा था, आपका तो हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए इसको भी समझने वाला क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की है। देखिए किसी परेड मतलब किसी परेड में कैसे लाइन लगाते हैं ना, लाइन लगाते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, लाइन में 16 सदस्य हैं, एक 616 को सदस्य, ठीक है ना, 616 सदस्य हैं, कलम नहीं हो रहा है सही से, 616 सदस्य हैं और लाइन में खड़ा है, परेड कर रहा है, आर्मी परेड कर रहे हैं, ठीक है ना, आर्मी जो सैनिक रहते हैं बॉर्डर पर वो सब परेड कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। 32 सदस्य वाली पीछे बोल रहा है, 32 सदस्य वाली पीछे जो है आर्मी बैंड मार्च करता है, मतलब परेड करता है। मार्च मतलब होता है, जानते हैं क्या, मार्च मतलब परेड करते हुए खड़ा रहना लाइन में, ठीक है ना, खड़ा कर हो रहे हैं 32 को, ये 32 को कॉलम है, एक 32 को है, देखिए नहीं सॉरी, ये मार्च किए हम, देखिए ये जितना बड़ा लाइन है, इस लाइन में 32 को है खड़ा। अब पूछ रहा है ना हमें कितना लाइन ऐसा बनाना पड़ेगा जो 32 हो, इस 616 सैनिक अट जाएंगे, हमें कितना लाइन बनाना पड़ेगा, ऐसा ही मर्ज करना मतलब वही कितना लाइन हमें बनाना पड़ेगा जो 1600 सदस्य इसमें खड़ा हो सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम देखिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को में मर्ज करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं। अधिकतम संख्या पूछ रहा है कि ये मर्ज करना है। अगर जहां भी आपको अधिकतम संख्या मिल जाए तो आप समझ जाएगा HCF इसको करना है। अगर जहां भी आपको न्यूनतम संख्या दिखे वहां आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, LCM निकालना है, यहाँ पर HCF निकालना है। अब हम अगर बात करें तो क्वेश्चन बहुत हल्का हो गया है, ये आप समझ लिए तो हल्का हो गया है, अगर नहीं समझे तो वीडियो दोबारा देखिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम दोबारा आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे इस क्वेश्चन का, जो भी आपको समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। देखिए तो हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, माना कि आर्मी की सदस्यों की संख्या, माना कि आर्मी की सदस्यों की संख्या 616, 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड, देखिए हम 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड लिख देते हैं, 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड लेकर मार्च करते हैं, मार्च करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर लिखिए कि अधिकतम संख्या निकालने के लिए, अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें HCF लेना होगा। क्लियर, तो बड़ा को क्या मानते हैं, बड़ा को A मानते हैं और छोटा को B मानते हैं। 32 616 अब 32, ठीक है। अब देखिए कितने बार में लगाइएगा, एक बार में लगाइएगा, 32 घटाइएगा तो कितना आएगा, 9 2 11,
9 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर घटाइएगा तो 5, 3 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको उतारिएगा 6, तो 8 बार में लगाइएगा तो 256 आ जाएगा, 256, ये कट गया और ये 40 हो गया, घटाकर 40 आएगा। एक बार में लगाइएगा फिर 32 तो कट जाएगा, तो घटाइएगा तो 8 आएगा, 8 इंटू 32 कीजिएगा तो 8 चौका 32, 8 चौका 32, तो लिख सकते हैं ना, ये आपका आंसर आ गया HCF बराबर 8, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं ना, तो अतः दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना, उन स्तंभों की अधिकतम 8 संख्या होगी। क्लियर, ये आप लिख लीजिएगा या फिर लिख देता हूं, आप तो ठीक है लिख देता हूं, आपको परेशानी होगी इसके वजह से मैं लिख देता हूं। अतः दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ये आपका आंसर हो गया। इतना लिखिएगा तो बोर्ड मेंबर्स आपको परेशान होकर नंबर देगा, खुश होकर, मतलब बहुत ही बोलेगा कि बहुत ही लड़का विद्वान है, ये है वो है, मतलब समझेगा कि अच्छा लड़का है तो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ही बता देते हैं, वो तो क्वेश्चन नंबर 2 ही की तरह है। यूक्लिड विभाजन पेरमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना इतना का रूप होगा। देखिए ये उससे भी हल्का है, इससे भी हल्का है ये, ठीक है ना। देखिए फिर भी बता देता हूँ, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का किसी पूर्णांक, देखिए इसमें मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, माना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3, b बराबर मान लेते हैं इसको 3, a बराबर तो पता नहीं है, उसी तरीके से बनाना है 2 नंबर की तरह से। तो शेषफल इससे कम होगा ना, इससे कम होगा तो 1 हो सकता है, पहले 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है। इतना का क्लियर, इतना तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए जहां r बराबर 0 रखते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a के मान a लिख दिए, b के मान लिख देते हैं, कितना b के मान तो 3 लिखेंगे, q के मान क्या है, q के मान m, सॉरी q के मान m, उसमें दिया है q के मान m, तब ना q बराबर m लिख दें, ये सब माने हम, ठीक ना। q बराबर m लिख दें प्लस r के मान 0 लिख दें, तो ये नहीं ना आया, क्या पूछ रहे हैं, तो ये तो नहीं आया। अब समझिए तब q a बार आ गया, सॉरी a बराबर तब 3m लिख सकते हैं ना, इसको तो कोई मतलब नहीं है, तो इतना लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन में तो है ही है, देख लीजिएगा बुक में, या तो मेरे यहाँ भी बुक है, दिखाई दिया था क्वेश्चन। अब ये हो गया। अब दूसरा है, अब r बराबर 1 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर a बराबर b बराबर 3, q बराबर m प्लस r बराबर 1, तो आ ही गया, ये भी आ गया। इसको भी रख लेते हैं, r बराबर 2 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 2m प्लस r के मान कितना है 2, ठीक है। अब तो आपका अतः करके लिखिए, अतः देखिए लिख दिए हैं यहाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का होगा। क्लियर, आंसर हो गया आपका क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन इतना के रूप का होगा। अब देखिए घन कह रहा है, ठीक है ना, तो घन में भी वही बात होता है, जो ये होता है, जो ये इसमें किए थे ना, उसी में ये भी करना है। चलिए ये भी आपको बता ही देते हैं।
देखिए माना कि धनात्मक घन पूर्णांक b बराबर 9। अब देखिए शेषफल r बराबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 9 से कम ही ना रहेगा तो 8 तक होगा, ठीक है। अब जहां r बराबर 0 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस r, a बराबर तो पता नहीं है, b बराबर कितना, b बराबर तो 9 है, q बराबर क्या है, q बराबर कितना बोल रहा था, q बराबर m बोल रहा है, तो q बराबर यहाँ m मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर m लिख देते हैं, q बराबर m बराबर r बराबर 0, ठीक है। तो a बराबर 9m, ये आ गया आपका 9m। अब r बराबर जहां r बराबर 1 रखने पर a बराबर बी क्यू प्लस 1। देखिए आपको क्या कह रहा था, घन कह रहा था, ठीक है ना। तो 0 का घन क्या होता है 0, 1 का घन क्या होता है 1, ठीक है ना। अब 2 का घन क्या होता है 8, तो r बराबर अब 8 रखेंगे क्योंकि घन कह रहा है। अगर और कुछ कहता तो r बराबर अब 8 रखिएगा, r बराबर 8, a बराबर बी क्यू प्लस r के मान a है, b बराबर कितना, b बराबर 9 और q बराबर m प्लस r बराबर 8, क्लियर ना। तो ये आपका विषम, ये घन कह रहा था ना, ये क्वेश्चन में आपको घन कह रहा था, तो आ गया आपका आंसर। तो अतः लिख सकते हैं ना, अतः धनात्मक घन पूर्णांक 9m कॉमा, सॉरी यहाँ पर 9 होगा, 9m प्लस 1 या 9 प्लस 8 के रूप का होगा, क्लियर। ये आपका आंसर हो गया। आपको बधाई हो, आपका चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। अब